जय हिंद, जय भारत। मित्रों, जब हम जय हिंद जय भारत बोलते हैं तो सिर्फ एक नारा नहीं बोलते। यह एक सूत्र है, एक सूत्र जिसमें पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो के रखा है। जब हम जय हिंद जय भारत बोलते हैं तो हम अपने उन महान विभूतियों को, अपने महापुरुषों को नमन करते हैं, हम अपने पूर्वजों को नमन करते हैं। जब हम जय भारत बोलते हैं तो हम अपने भारत माँ को नमन करते हैं, अपने भारत माता को जय बोलते हैं, जिनकी मिट्टी से ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए, जिनके अथक प्रयास से, जिनके संघर्ष से, जिनके बलिदान से हमें इतना सुंदर देश मिला, जिनके अथक प्रयास से हमें एक सुंदर, एक स्वच्छ लोकतंत्र मिला, जिनके अथक प्रयास से हमें एक सुंदर, एक स्वच्छ संविधान मिला। आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। मित्रों, आप सभी भली भांति परिचित हैं कि कैसे हमारे वीर महापुरुषों ने पहले मुगलों से और फिर अंग्रेज़ों से एक लंबी लड़ाई लड़ अपने बलिदान दे हमें आज़ादी दिलाई। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेनिया हुकूमत से हमारे महान विभूतियों ने हमें आज़ादी दिलाई। और हम इस बात से भी भली भांति परिचित हैं कि पहले हमारे यहाँ अंग्रेज का कानून चलता था, लेकिन हमारे वीर महापुरुषों की दूरदृष्टि सोच का ही नतीजा रहा कि हमें भारत के संविधान के रूप में इतना अच्छा संविधान मिला, इतना अच्छा आइन मिला, जो देश के प्रत्येक नागरिकों को एक सूत्र में पिरोता है। आज हम देश का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, डॉक्टर BN राव साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनेकों महान विभूतियों ने अपनी कड़ी मेहनत से, संघर्ष से दूसरे देश के संविधान को अध्ययन कर, यानी कि 9 दिसंबर 1946 से जो हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक संविधान बनने की प्रक्रिया चली थी। यानी कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की ये जो संविधान बनने की प्रक्रिया चली, जिनमें हम खास करके BR अम्बेडकर साहब और BN राव साहब ने विभिन्न देशों के संविधान को गहराई से अध्ययन कर हमारे देश का संविधान बना कर दिया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। मित्रों, हमें जब आज़ादी मिली थी अंग्रेजी हुकूमत से, तब हमारे यहाँ 565 रियासतें थी, राजे रजवाड़े थे, और उन सभी को स्वतंत्रता था कि वे अपना एक अलग देश बना सके। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो अथक प्रयास रहा, उन्होंने 565 रियासत को, राजे रजवाड़े को एक गणराज्य में पिरो के एक भव्य भारत का निर्माण किया। 565 राजे रजवाड़े में 3 रियासत जो थे, खास करके जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये भारत में विलय होना नहीं चाहते थे। ये अपना खुद का अपना एक अलग देश बनाना चाहते थे, लेकिन इनको उन्होंने अपने अथक प्रयास से साम दान दंड भेद अपनाकर इनको भारत में विलय किया। 562 रियासत जो छोटे छोटे देश बन सकते थे, लेकिन सभी रियासत के राजाओं ने एकजुटता का परिचय देते हुए माँ भारती को एक भव्य रूप देने के लिए बिना शर्त एक भव्य भारत बनाने में अपने अपने रजवाड़े को भारत में विलय किया। संविधान बनाते समय हमारे वीर महापुरुषों की क्या दृष्टि, क्या सोच रही थी कि उन महाविभूतियों ने ऐसा सोचा, दूर का सोचा कि कोई शोषित न रहे, कोई वंचित न रहे, भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगे, लोग भूखमरी के शिकार न हो, किसान के हित की बात हो, स्वास्थ्य शिक्षा की बात हो, रोजगार का सृजन कैसे हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र में देश आगे कैसे बढ़े। इसके लिए गांधी जी ने एक दूरदृष्टि सोच रखने वाला एक युवा प्रधानमंत्री को नेहरू के रूप में प्रधानमंत्री का चयन किया, जिनकी दूरदृष्टि सोच, जिन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही मुख्य रूप से कृषि, सिंचाई और बांध पर फोकस किया, जिन्होंने भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी परियोजना,
आदि जैसे परियोजना पर काम किया ताकि कृषि के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बन सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्होंने इस्पात संयंत्र पर काम किया, जैसे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात कारखाना खोला ताकि देश रोजगार के क्षेत्र में भी तरक्की करे। ऐसे ही तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, इस पर काम हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, इस पर काम हुआ। ऐसे ही आगे की सभी परियोजनाएं, गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, उत्पादकता, तकनीकी, कंप्यूटर, आईटी को बढ़ावा कैसे मिले, सामाजिक न्याय कैसे हो, मानव विकास कैसे हो, समावेशी तकनीकी विकास कैसे हो, सतत समावेशी विकास कैसे हो, इन सभी पर बल दिया गया। जब भारत आज़ाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत का कुल बजट 197 करोड़ मात्र ही था, लेकिन हम 197 करोड़ से लेके आज भारत का जो कुल बजट है वो 50.65 लाख करोड़ का बजट है। तो हम 197 करोड़ से लेके 50.65 लाख करोड़ तक का जो भारत ने सफ़र तय किया, जिनमें सभी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री के साथ साथ भारत के हर नागरिक का अहम योगदान रहा। आप सोचिए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत की नींव रख रहे थे, तब से लेकर आज तक देश विज्ञान के क्षेत्र में भारत कहाँ से कहाँ तक तरक्की किया। आज हमारा इसरो चंद्रयान 3 से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मंगलयान ने भी अपनी पहली कोशिश में मंगल तक पहुंचा, और वो भी बहुत ही कम बजट में, महज एक सामान्य जो फिल्म बनती है उसी बजट में। अभी भारत गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है, यानी कि मानव अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी कर रहा है, और ये सब दुनिया के लिए कम लागत में विश्व स्तरीय अंतरिक्ष तकनीक का एक प्रतीक भी है। DRDO द्वारा अत्याधुनिक रक्षा तकनीकी से भारत रक्षा विज्ञान में आत्मनिर्भर बन रहा है। परमाणु और रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में अब हमारा अपना खुद का स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जैसे अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, ये सब जैसी मिसाइलें हमारे स्वदेशी मिसाइलें हैं। हमारे चिकित्सक विज्ञान भी कम लागत, कम संसाधन, कम सुविधा में भी हमने कोविड की महामारी में भी कोविड जैसे वैक्सीन बना लिया था। UPI, आधार, डिजिटल इंडिया, AI, डेटा साइंस, साइबर टेक्नोलॉजी, इन सबों में भी भारत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। भारत डिजिटल इनोवेशन में ग्लोबल मॉडल बन रहा है आज। लेकिन मित्रों, इतनी तरक्की के बाद भी अफसोस होता है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने के बाद हम 80 वर्ष में जा रहे हैं, फिर भी हमारे नेता हमें अंग्रेज की फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर हमें जाति और धर्म में बांटकर राजनीति कर रहे हैं। आज भी अब प्रायः प्रत्येक गांव में शोषित, पीड़ित, वंचित लोग देख लेंगे जो पढ़ाई से कोसों दूर है। पढ़ाई तो दूर की बात है, वे कुपोषण के शिकार हैं। उन्हें 2 वक्त का भोजन सही से नहीं मिल पाता। न्यूनतम मजदूरी पर, ईंट भाठों पर वे मजदूरी करने को मजबूर है, दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर है। उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 14 वर्ष से जो कम के बच्चे होते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ ईंट भट्ठों पर काम करते हुए आप देख पाएंगे। उनकी मजबूरी है कि 16-17 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक के बुजुर्ग भी पलायन कर दूसरे राज्यों में वहाँ भाषाई आधार पर गाली खाकर भी कम पैसे में मजदूरी करने को तैयार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी बदहाली है, इनसे आप भली भांति परिचित ही हैं। और उनकी मजदूरी इतनी कम है कि वो ना तो अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं अपने बच्चे को, और ना ही कोई गंभीर बीमारी यदि उन्हें जकड़ ले तो उन्हें बीमारी से का सही इलाज उन्हें दे पा रहे हैं। कहने को तो सरकारी योजनाएं बहुत है, लेकिन सिर्फ फाइलों में। जो नेता ये सब योजनाएं बनाते हैं, जनता की हितकारी बताते हैं वही, और उनके शासन प्रशासन ही सबसे पहले भ्रष्टाचार की तरकीब निकालते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार कर अपना जेब भर सके, अपने विदेशी अकाउंट को भर सके।
आज देश के प्राय सभी राज्यों के सभी सरकारी स्कूल चले जाइए, आपको स्कूल की छत, दीवारें, शौचालय, वहाँ की शिक्षक, वहाँ के बच्चे और सभी से आप भली भांति परिचित भी हैं। शिक्षक का क्या ज्ञान है, शिक्षक को क्या ज्ञान है, वे क्या पढ़ाते हैं, शौच की क्या व्यवस्था है, स्कूल की छत कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता। कहीं बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं, कहीं शिक्षक है तो बच्चे नहीं। सरकारी अस्पताल यदि आप चले जाएं तो घंटे लाइन में खड़े रहिए और खड़े रहने पर भी आपको अच्छी इलाज नहीं, इलाज है तो दवाई नहीं। ब्लॉक, प्रखंड, पंचायत स्तर पर की यदि बात करें तो वहाँ अलग ही भ्रष्टाचार चल रहा है। जल नल, नाली गली, शौचालय, तालाब, पीएम आवास, बकरी शेड आदि सब में सबका हिस्सा बंधा है, सब में सबका प्रतिशत बंधा हुआ है, परसेंटेज बंधा हुआ है। बीडीओ, सीईओ, जेई, एई, मुखिया, वार्ड परिषद, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, सबों का अपना अपना हिस्सा बंधा है। थाने में यदि चले जाइए तो वहाँ भी एक अलग ही मसला है। ट्रैफिक पुलिस चालान के नाम पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं। आप थोड़ा तार्किक हो जाइए, सवाल पूछिए, सवाल पूछ लीजिए तो आपकी इज्जत उतारने में भी जरा भी कसरत नहीं छोड़ते। तुरंत माँ बहन की गाली गलौज कर आपका पूरा अपमान करेगा, आपका पूरा परिवार का बलात्कार करके रख देगा। और गाली ही नहीं, सवाल पूछोगे, आप बोलोगे कि गाली गलौज मत कीजिए तो 3rd डिग्री टॉर्चर, हाथापाई जैसे आप आतंकवादी हो। अधिकांश पुलिस वाले को तो ना कानून की समझ है, ना ही उन्हें डीके बासु रूल की समझ है। वे खुद को, अपने आप को कानून समझ लेते हैं। उनमें ना नैतिकता है, ना ही उनमें संवेदना है। कभी कभी हमको समझ में नहीं आता कि हमारे महापुरुषों ने किन के लिए बलिदान दिया था। खुदीराम बोस, क्या उम्र रही थी खुदीराम बोस की? 17 वर्ष। 17 वर्ष भी कोई उम्र है? 17 वर्ष की उम्र में कोई क्यों और किन के लिए फांसी पर चढ़ गया? वो भी आज़ादी का बिगुल बजाते हुए। मंगल पांडे, क्या उम्र थी मंगल पांडे की? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, क्या उनको जीवन प्यारा नहीं था जो देश के लिए बलिदान हो गए? क्या सोच, क्या दृष्टि रही होगी उनमें कि अपने करियर दांव पर लगा, एक रॉयल लाइफ जीना छोड़कर देश के लिए, हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुर्बान हो गए। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने तो आईसीएस में टॉप किया था। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, ये सभी विदेशों में बैरिस्टर की पढ़ाई किए थे। इन्होंने विदेश पढ़ने भी जाते थे तो जहाज़ से जाते थे। उनकी अमीरी का अंदाज़ा इसी से आप लगा लीजिए। लेकिन देश के लिए, देश की जनता के लिए, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए, हमारे हक और अधिकार के लिए अपने सुख को त्याग कर लड़े और हमें इतना अच्छा देश, एक अच्छा स्वतंत्र देश बना कर दिया, एक अच्छा संविधान बना कर दिया। लेकिन आज हमारे नेता और प्रशासक इतने भ्रष्ट हैं कि सोच भी नहीं सकते आप। ये नेता अपने निजी सुख के लिए, अपने निजी फायदे के लिए कभी अरावली को परिभाषित करता है तो कभी गाय को परिभाषित करता है। पर्यावरण जाए भाड़ में, 100 मीटर से नीचे पर्वत अरावली, यानी 30 से 40 मंजिला मकान, वो आप उसे अरावली पर्वत की श्रृंखला में नहीं गिन सकते। यानी कि 30 मंजिला मकान, इतना ऊंचा पर्वत को हम बेच भी सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे नेता पार्टी को चंदा मिलता है। अच्छे अच्छे जंगल, दंडकारण्य जंगल, बस्तर आदि जैसे जंगल को उजाड़ दो, वहाँ के लोगों को नक्सली बता दो। क्यों? क्योंकि जिसने चुनाव के वक्त चंदा दिया हो उसके लिए तो अब खनिज संपदा से भरपूर जंगल, जमीन उनको तो देना पड़ेगा, उनके हवाले करना पड़ेगा। भाई उन्होंने चंदा दिया है पार्टी फंड में, उनको तो लाखों हजारों करोड़ का कमाई तो करा ही देना है।
आगे भी तो चुनाव में चंदा हमें लेना है उनसे। हाँ, सवाल तो उठेगा, ये बात है। अरावली जैसे पर्वत को, दंडकारण्य बस्तर जैसे जंगल को यदि आप उजाड़ोगे तो जनता तो सवाल तो पूछेगी। जनता किस लिए वोट करेगी फिर आपको? तो चलो ऐसा करो कि जनता को धर्म और जाति में उलझाओ। यूजीसी और शंकराचार्य जैसे प्रकरण, शंकराचार्य प्रकरण जैसे कार्ड को खेलो। हम अंग्रेज से कम थोड़े हैं। अब जनता के समक्ष अरावली और बस्तर दंडकारण्य जंगल का मुद्दा यदि छोटे हो गए, अब उस जंगल को उजाड़कर खनिज निकालकर उद्योगपति लाखों करोड़ों कमाई, उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों की कमाई हो, और उधर जनता यदि सड़क पर उतर जाए, इससे पहले कि जनता को जाति और धर्म में उलझा दो। अब जनता जो है वो यूजीसी और शंकराचार्य प्रकरण में सड़क पर उतरे हुए हैं। काले अंग्रेजों ने तो अपना काम कर ही दिया, अब जनता उलझे रहो। हमारे देश की जनता, खास करके युवा वर्ग, अधिकांश युवा वर्ग तो रील और नचनिया में व्यस्त है, और जो थोड़े बहुत तार्किक है, जो सवाल पूछ सकता है, उसे अब जाति और धर्म में उलझा दो। और इस जाति और धर्म के उलझन में कोई गम में है तो कोई खुशी में है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपने देश के नौजवान साथियों से, अपने देश के नौजवान साथियों को संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे नौजवान साथियों, जागो, पढ़ो, समझो और तार्किक हो। असल में आज आपकी देश को ज़रूरत है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की आज देश को ज़रूरत है। और अब ये लोग नहीं आएंगे, और जो आ रहे हैं वो सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त वो जेल में हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या कम है। अब आपको आगे आना होगा और गरम दल सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु बनकर नहीं, गांधी बनकर आना होगा। क्योंकि आज हमारे पास सोशल मीडिया जैसे हथियार है। अब रील से परे हटकर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर सत्ता तंत्र से सवाल पूछना होगा, उसके गलत नीतियों का विरोध करना होगा, ताकि हम अपने साथ आने वाली पीढ़ियों के साथ, देश के साथ न्याय कर पाए। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत साथियों।